क्या कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कोलकाता जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या फिर गैंग रेप? क्या सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी सीएफएसएल ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है? दरअसल कल यानी 22 अगस्त को सीबीआई को इस केस की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। तो आइए सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कैसे पता लगाती है कि मामला रेप का है या फिर गैंग रेप का। कोलकाता की जिस जूनियर डॉक्टर का एक सच हर कोई जानना चाहता है वो यही कि ये केस रेप का है या फिर गैंग रेप का। अगर मामला रेप का है तो फिर आरोपी के तौर पर संजय रॉय पिछले 12 दिनों से पहले कोलकाता पुलिस और अब सीबीआई की हिरासत में है, यानी केस आईने की तरह साफ। पर अगर मामला गैंग रेप का है तो फिर पूरी साजिश की कहानी ही पलट जाएगी। पर सवाल यह है कि इस सच का जवाब देगा कौन, और इस सच का जवाब सामने आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये कोलकाता का सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। इसी लेबोरेटरी से वो सच और रिपोर्ट बाहर आनी जो उन दोनों सवालों के जवाब देगी। जवाब ये कि मामला रेप का है या फिर गैंग रेप का। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने जांच के नमूने इसी सीएफएसएल में भेजे हैं। पर सवाल यह है कि सीएफएसएल को ये रिपोर्ट देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि कायदे से ये रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आ जानी चाहिए थी। दरअसल रेप के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित के वजाइना से 2 नमूने उठाते हैं, एक स्वैब और दूसरा स्लाइड। ये नमूने रुई से उठाए जाते हैं। इसके बाद स्वैब और स्लाइड के जरिए विक्टिम का डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है। अगर सस्पेक्ट यानी संदिग्ध या आरोपी पुलिस हिरासत में है तो फिर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। उस ब्लड सैंपल के जरिए उसका भी डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है। इसके बाद उस डीएनए प्रोफाइल का वेजाइना से लिए गए स्वैब और स्लाइड के डीएनए प्रोफाइल से मिलान कराया जाता है। अगर दोनों के डीएनए प्रोफाइल मिल गए तो मतलब साफ है कि संदिग्ध ही गुनहगार है। इस केस में पहले दिन से ही संजय रॉय नाम का आरोपी कोलकाता पुलिस की हिरासत में था। फिलहाल अब वो सीबीआई की हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय का ब्लड सैंपल पीड़ित के नमूनों के साथ 10 अगस्त को ही सीएफएसएल को भेज दिए थे। कायदे से जब विक्टिम और आरोपी दोनों के नमूने मौजूद हो तो ऐसे में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का वक्त लगता है। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं है कि सीएफएसएल ने सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई इस पर खामोश है या फिर अब तक ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी ही नहीं गई है। आज तक ने इस बारे में सीएफएसएल कोलकाता के डायरेक्टर ब्रिजेंद्र बदोनिया से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट या केस के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कैसे बताती है कि मामला रेप का है या गैंग रेप का। असल में रेप विक्टिम के वेजाइना से जो स्वैब और स्लाइड के नमूने लिए जाते हैं उसकी तो डीएनए प्रोफाइलिंग होती ही है, पर साथ में अगर जांच में उस पीड़ित के डीएनए प्रोफाइलिंग में एक से ज्यादा डीएनए प्रोफाइल मिलता है तो इसका मतलब है पीड़ित के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है। पर वो एक से ज्यादा कौन लोग हैं, इसका पता तभी लग सकता है जब संदिग्धों का डीएनए प्रोफाइल विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्धों के डीएनए प्रोफाइल से मैच कर जाए। अब इसे ऐसे समझिए, कोलकाता जूनियर डॉक्टर यानी विक्टिम और आरोपी संजय रॉय दोनों के सैंपल सीएफएसएल के पास है। विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल का मिलान संजय के डीएनए प्रोफाइल से हो गया तो इसका मतलब है कि संजय ही गुनहगार है। लेकिन अगर विक्टिम के शरीर में मौजूद डीएनए प्रोफाइल की तादाद ज्यादा हुई जिसमें संजय के अलावा कुछ अनजान डीएनए प्रोफाइल भी है तो मतलब साफ है केस गैंग रेप का है। आपको याद होगा कोलकाता के एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया था कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइनल स्वैब और स्लाइड से 151 मिलीलीटर व्हाइट लिक्विड मिला है, जिसमें कुछ म्यूकस और 2-3 चीजें और हो सकती हैं। बाकी ज्यादातर मात्रा सीमेन है।
पहले इन डॉक्टर साहब की ये बात सुन लीजिए। They took 151 grams of white thick basic fluid from the endocervical canal, vagina के अंदर से। वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा, तो मैं हो सकता है कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और दो तीन और चीज भी मिक्स्ड हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि एक औसत भारतीय आदमी का सीमेन 5 मिलीलीटर के आसपास होता है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन। और बस इन डॉक्टर साहब के इसी एक बयान ने गैंगरेप की थ्योरी को हवा दे दी, जबकि डॉक्टर साहब की ये दोनों ही दावे गलत हैं। 151 मिलीलीटर व्हाइट लिक्विड में ज्यादातर हिस्सा म्यूकस, पानी और दूसरी चीजों के हैं। पर मान भी लीजिए कि 151 मिलीलीटर में से 101 मिलीलीटर म्यूकस और बाकी चीजें हैं और 50 मिलीलीटर सीमेन, तो इन डॉक्टर साहब के ही दावे के हिसाब से अगर एक औसत भारतीय का सीमेन 5 मिलीलीटर होता है तो इस हिसाब से 10 लोगों ने गैंगरेप किया है। दूसरा दावा, औसत भारतीय के 5 मिलीलीटर सीमेन की जहां तक बात है तो देश के तमाम एक्सपर्ट्स का दावा है कि एक औसत भारतीय के सीमेन की मात्रा अधिकतम 2 से 2.5 मिलीलीटर ही होती है। जिन डॉक्टर साहब ने 151 मिलीलीटर की बात को हवा दी है वो ना तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में थे और न ही उन्होंने पीड़ित की लाश देखी थी। वो ये दावा बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर कर गए थे। शम्स ताहिर खान, आज तक। 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी, वहीं मौके से कोलकाता पुलिस को एक डायरी भी मिली थी। ये डायरी जूनियर डॉक्टर की थी। बाद में कोलकाता पुलिस ने यह डायरी सीबीआई को सौंप दी। आइए जानते हैं कि आखिर इस डायरी में जूनियर डॉक्टर ने क्या लिखा था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीन ऑफ क्राइम से मिले ट्रेनी डॉक्टर की डायरी के राज अब सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है। असल में 9 अगस्त को जब अस्पताल के सेमिनार रूम से पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर की लाश बरामद की तो वहीं मौके से पुलिस को एक डायरी और उसी डायरी का एक फटा हुआ पन्ना भी मिला। इस डायरी के पन्ने में कई बातें लिखी थी जिन्हें फौरी तौर पर देखने से ये लगता था कि शायद ये डायरी और उसका पन्ना दोनों वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर के ही हैं, जिसने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले उस डायरी में अपने दिलो दिमाग में चल रही बातों को लिखा है। लेकिन ये मानने से पहले इस बात की तस्दीक करनी जरूरी थी। लिहाजा कोलकाता पुलिस ने वो डायरी और उसके पन्ने को मृत डॉक्टर के माता पिता को दिखाया और ये जानने की कोशिश की कि क्या डायरी और पन्ने में मौजूद वो हैंडराइटिंग उनकी बेटी के ही है या नहीं। और सूत्रों की माने तो डायरी और उसके पन्ने को देखते ही उसके घर वालों ने तुरंत ही अपनी बेटी की हैंडराइटिंग पहचान। इसके बाद पुलिस ने न सिर्फ उस डायरी में लिखी बातों को गहराई से जानने और समझने की कोशिश शुरू कर दी, बल्कि उसे जब्त कर लिया। और अब जब इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई के हवाले कर दी गई है, पुलिस वो डायरी और उसका फटा हुआ पन्ना भी सीबीआई को सौंप चुकी है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। मौका वारदात से मिली वो डायरी और उसके पन्ने को देखकर ये साफ है कि नियमित रूप से डायरी लिखने वाली ट्रेनी डॉक्टर ने वारदात की रात भी अपने दिमाग में चल रही बातों को उस डायरी में लिखा था। डॉक्टर के घर वालों ने भी अपनी बेटी के डायरी लिखने की इस आदत के बारे में पुलिस को कंफर्म किया था। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर वारदात से पहली रात ट्रेनी डॉक्टर ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो अब सूत्रों ने खुलासा किया है कि डायरी में डॉक्टर ने उस रात भी अपने लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कई बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि वो एमडी के इम्तिहान में गोल्ड मेडल लाना चाहती है और इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। उसने ये लिखा था कि वो आगे चलकर अच्छे प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में काम करना चाहती है। डॉक्टर ने अपने ड्रीम जॉब के तौर पर कोलकाता और बैरकपुर इलाके में मौजूद कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स का भी जिक्र किया है। और तो और जो बात दिल को सबसे ज्यादा कचोटने वाली है, वो है ट्रेनी डॉक्टर का अपनी डायरी के आखिरी पन्ने में अपने माता पिता और अपने परिवार की भलाई के बारे में लिखना और उन्हें हमेशा खुश रखने की बात कहना।
सूत्रों की माने तो डॉक्टर ने डायरी के आखिरी पन्ने में अपने माता पिता को हमेशा खुश रखने की अपनी ख्वाहिश दोहराई थी। और शायद इसके बाद वो सो गई, लेकिन इसके बाद उसके साथ ऐसी भयानक वारदात हुई कि उसके सारे सपने, सारे लक्ष्य और घर वालों के सारे अरमान अधूरे रह गए। आज तक ने अब से कुछ रोज पहले वारदात का शिकार बनी डॉक्टर के घर वालों से इसे लेकर बात की थी। तब डॉक्टर के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई में न सिर्फ बेहद तेज थी, बल्कि हमेशा उसका ध्यान किताबों में ही रहता था। वो बहुत होनहार थी और बड़ी लगन से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन अब उनकी बेटी के और उनके सारे सपने चूर चूर हो चुके हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश के साथ साथ उसके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत से त्याग किए थे। उसका एक ही काम था सारे दिन में, वो अपने वही बोलते पुस्तक बोलता है, पुस्तक के सिवा मगर कुछ नहीं जानते थे। पहले से ही उसका एक यही हम पढ़ेंगे, जहाँ जा सकते हैं। अभी भी बोल रहा था, अभी वो लिख के गया है जो जिस दिन उसको ऊपर ये गलत काम हुआ है उस दिन वो डायरी में लिख के गया है, हम इस एमडी में गोल्ड मेडल हमको चाहिए। बहुत कष्ट करके हम लोग उसको पढ़ाया, वो भी बहुत कष्ट करके हर दिन 10 घंटा 12 घंटा अपने स्टडी करके ये इधर आया था। आज एक रात में हम लोग का पूरा दोस्त सबका सपना चूर चूर कर दिया। अगर तफ्तीश की बात करें तो सीबीआई इस डायरी को खंगाल कर ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर की जिंदगी में क्या चल रहा था। कहीं उसकी मौत के साथ उसकी जिंदगी में चल रही बातों का कोई कनेक्शन तो नहीं है। अब तक की तफ्तीश में बेशक डॉक्टर की मौत को एक साइकोपैथ के हाथों रेप और कत्ल का मामला बताया गया है, लेकिन तफ्तीश पूरी होने तक जांच एजेंसी न सिर्फ सारे पहलुओं को खंगाल कर देखना चाहती है, बल्कि सारे ऑप्शंस भी खुले रखना चाहती है। राजेश साहा, कोलकाता, आज तक। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल से सीबीआई पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ के दौरान प्रिंसिपल के कई कारनामे और घोटाले भी सामने आए। इस बीच प्रिंसिपल के एक पूर्व सहयोगी ने प्रिंसिपल पर कई संगीन इल्जाम लगाए। कोलकाता कांड पर आंखें खोलने वाला खुलासा। पहली बार 9 अगस्त की काली रात का सच। 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था? नो एंट्री जोन में पुलिस पहरे में कैसे पहुंचा आरोपी? संदीप घोष पर सबसे चौंकाने वाली गवाही। कोलकाता कांड को लेकर अब तक पुलिस ने जो बताया आपने सुना, लेकिन पुलिस ने जो छिपाया पहली बार आप सुनने वाले। बहुत गौर से देखिए इस चेहरे को। ये हैं आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली। 2007 से लेकर 2023 तक आरजीकर हॉस्पिटल में रहे। कोलकाता कांड को लेकर अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के साथ साथ कोलकाता हाई कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की। दावा यही है, अगर वक्त रहते बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की नींद टूट गई होती तो आज लेडी डॉक्टर शायद जिंदा होती। दावा यही है, अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के काले कारनामों पर वक्त रहते कार्रवाई हुई होती तो देश को हिला देने वाली वारदात नहीं हुई होती। आज तक के कैमरे पर अख्तर अली ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। खुलासा नंबर 1, आरोप संजय रॉय और संदीप घोष के रिश्तों पर। खुलासा नंबर 2, वारदात की रात कोलकाता पुलिस की भूमिका पर। खुलासा नंबर 3, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और सीसीटीवी को लेकर। खुलासा नंबर 4,
संदीप घोष को बचाने वाले गॉडफादर को लेकर। आज तक के कैमरे पर अख्तर अली ने कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के रिश्तों को लेकर बड़ा दावा किया। बहुत गौर से सुनिए आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष के रिश्तों पर अख्तर अली की सबसे बड़ी गवाही। संजय राय को अभी मैंने देखा, उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता था, बट मैं इतना ऑब्जर्व किया हूँ कि प्रिंसिपल के जो बाउंसर होते थे 4 लोग, उसमें ये संजय राय भी था। ये भी था, वो प्रिंसिपल के साथ में। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के जो प्राइवेट सिक्योरिटी हुआ करता था, वो आप कह रहे हैं बाउंसर्स को लेके घूमते थे। प्राइवेट सिक्योरिटी जैसे क्या है ना कि जैसे एडिशनल सिक्योरिटी पर्सनल है, अब उसको वो अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, लेकिन सैलरी उसके हेड से हो रहा है। इसी तरह सिविक वॉलंटियर है, उसको वो अपने पर्पस से यूज कर रहा है, सैलरी यहाँ से हो रहा है। तो ये संजय रॉय प्रिंसिपल को सिक्योरिटी देने में उस वक्त उनके साथ देखा है बस, क्योंकि अभी उस वक्त संजय राय को उतना पहचानता नहीं था मैं। अभी जब उसकी शक्ल सूरत देख रहा हूँ तो हाँ, इस लड़के को मैंने प्रिंसिपल के पास देखा है, ये बात मेरे जहन में आ रही। अख्तर अली ने दावा किया कि आरोपी संजय रॉय कोई और नहीं बल्कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का बाउंसर है। यानी रेप और हत्या का आरोपी संजय रॉय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संजय रॉय को सिर्फ अच्छी तरह जानता नहीं बल्कि उनका सुरक्षा गार्ड रहा है। यही वजह है कि अख्तर अली पूरे केस में बड़ी साजिश देखते हैं। जो लैप्सेस है इसमें ये देखिए कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है कि इस तरह का, और दूसरी चीज है कि संदीप घोष ने जैसा अपना नेटवर्क बना लिया था पैसा कलेक्शन करने का, तो इस तरह के लोग जैसे संजय राय हुआ या अफसर खान हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक जगह को पॉल्यूटेड कर देते हो तो उस पर इंसान का कमांड नहीं रहता है। संजय रॉय की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। पहले दिन से तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका सवालों के घेरे में है, लेकिन अख्तर अली लेडी डॉक्टर के सनसनीखेज मामले में कोलकाता पुलिस की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। आज तक से बातचीत में अख्तर अली ने अस्पताल की सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा किया। पहला लैप्सेस है सिक्योरिटी पार्ट में, दूसरा लैप्सेस है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये इस तरीके से काम करती है कि इसको मॉनिटर करने के लिए ये पुलिस और सिक्योरिटी मिलकर हॉस्पिटल में काम करती है, क्योंकि कुछ लोग पुलिस के रहते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी, और वो जो बिल्डिंग है वो कैजुअलिटी बिल्डिंग है, कैजुअलिटी ब्लॉक है। तो कैजुअलिटी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर में पुलिस का बैरक है और आउटपोस्ट है। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि उस बिल्डिंग में इस तरह की घटना हो रही है जहां पुलिस का मतलब थाना का जो हम लोग का आउटपोस्ट होता है, फाड़ी आप जिसको बोल सकते हैं, वो है, और उसमें काफी फोर्स भी है। फिर वहां पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर का भी चेंबर है, पुलिस में इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है हम लोग के यहाँ, सब इंस्पेक्टर का भी है, और 24 आवर पुलिस के जो बैरक है और जो ऑफिस है उसमें कंट्रोल रूम है सीसीटीवी कैमरा का। तो क्या कोई आदमी कंट्रोल रूम के मॉनिटर में नहीं देखा कि इस समय अगर रात को कोई ट्रेस पासर आ रहा है और जा रहा है वार्ड में, महिला वार्ड भी वहां पे है, बच्चों का वार्ड भी, पेडियाट्रिक वार्ड भी, तो मैं तो वहीं पे उसको अटका दूंगा देख करके कि ये कौन जा रहा है, ये तो पेशेंट पार्टी नहीं है। तो ये जो कंट्रोल रूम है फिर इसका फंक्शन क्या है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 1 दशक से ज्यादा वक्त तक काम कर चुके अख्तर अली कहते हैं दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसमें गफलती हो जा रही है। उसके बाद कंट्रोल रूम एक जगह नहीं है, 2-3 जगह, एक वहाँ एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट के घर में डिस्प्ले और कंट्रोल रूम है, और एमएसजीपी प्रिंसिपल के भी घर में है, और एक सेंट्रली जो है पुलिस आउटपोस्ट में है जहाँ पे 24 आवर पोस्टिंग होता है। तो उसको तो सबसे पहले देखना चाहिए कि पुलिस का कौन ऑफिसर ड्यूटी में था। चौंकाने वाली बात है कि वारदात को नो एंट्री जोन में अंजाम दिया गया, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, जहां 24 घंटे कड़ा पहरा था। बात मैं जब जिस वक्त था रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, क्योंकि वो वहाँ पे नर्सेज लोगों का भी नर्सिंग स्टेशन था जहाँ रात को नर्सेज लोग रहती थी। सेमिनार रूम तो थोड़ा आइसोलेट था, अंदर है भीतर है, फैकल्टी रूम के बाजू में है, मगर वहाँ पर अलाउ नहीं था, पेशेंट पार्टी का भी अलाउ नहीं था, क्योंकि नर्सिंग स्टेशन के बाद पेशेंट पार्टी का कोई जाने का कोई स्कोप नहीं था। और दूसरे किसी का छोड़ दिए, सिर्फ दिन के वक्त ऑफिस वर्किंग आवर में जो फैकल्टी होते थे वो लोग, उनका चेंबर वहाँ पे था, तो फैकल्टी लोग जा सकते थे। सिविक वॉलंटियर जो है उनका तो जाने का कोई कैसे जा सकते हैं? सवाल ही नहीं होता। ये पूरा लैप्सेज ऑफ सिक्योरिटी, पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है
क्योंकि अगर किसी कॉलेज में किसी बच्चे को कुछ होता है, एम्प्लॉय को कुछ होता है, तो एक कॉलेज का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल उसका गार्जियन होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ कोलकाता पुलिस कंट्रोल रूम से सेंसिटिव जोन की निगरानी करती है। अब सवाल यही है कि आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंच गया। ये हम लोगों के टाइम में उन लोगों का रेसिडेंट डॉक्टर का रेस्ट रूम और ड्यूटी रूम भी उसको बोलते हैं, अलग होता है। सेमिनार रूम होता है डिस्कशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्लासेस के लिए, लेक्चर के लिए। ये तो मैं जब तक था मैंने ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं, ये गलत बात है। आपने वो उस फ्लोर को आपने देखा है अच्छी तरह से वहां पे काम किया है, ये बताइए। रात में वहां नहीं रहते थे, अगर रात को 2 बजे अभी ये सब ये क्रिएट किया जा रहा है, ये ऐसा कोई